अब हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट वन। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टोरेंट्स खत्म कर लिए, अब हम पढ़ रहे हैं एंटीट्यूसिव्स। पहले तो डिफरेंस देखो, एक्सपेक्टोरेंट्स हम तब देते थे क्योंकि जब हमें पता है कि पर्सन को गीली खांसी है, मतलब उसके अंदर स्पूटम है पर वो निकल नहीं रहा, स्पूटम है पर निकल नहीं रहा, हम चाह रहे थे कि वो एक्सपेक्टोरेंट्स हम उसको दे और एक्सपेक्टोरेशन हो, स्पूटम बाहर निकले। बट एंटीट्यूसिव्स हम तब देते हैं जब पर्सन के अंदर स्पूटम है ही नहीं, पर्सन को ड्राई कफ है, तब हम एंटीट्यूसिव्स देते हैं। ठीक है, वो कब हम दे रहे थे, जब पर्सन को स्पूटम था, प्रोडक्टिव कफ था। ये कब हम दे रहे हैं, जब पर्सन को ड्राई कफ है। क्लियर हो गया, हम दोनों की जगह नहीं बदल सकते, उनको उसको हमने प्रोडक्टिव कफ में ही देना है, इसको हमने ड्राई कफ में ही देना है। क्लियर है, बस उसमें एक एक्सेप्शन थी कि अगर किसी को ड्राई कफ है तो हम वेट बनाने के लिए, अगेन निकलना तो स्पूटम ही है ना, वेट बनाकर हम स्पूटम को ही बाहर निकालेंगे थ्रू एक्सपेक्टोरेंट्स। समझ आ गई। तो एंटीट्यूसिव्स क्लियर हो गया, कब दे रहे हैं, अगर किसी को ड्राई कफ है तब। अब होना क्या है, इसने कैसे वर्क करना है, मैं यहाँ पर इसको पढ़ने की जगह पहले तो मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। तो एंटीट्यूसिव्स एक ऐसे के ड्रग्स होते हैं जो हम तब यूज़ करते हैं जब किसी को ड्राई कफ। ठीक है, कैसे, अब होगा क्या, हमारा कफ सेंटर होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा में, तो इसने उस कफ सेंटर पे एक्ट करना है और उस कफ सेंटर को सप्रेस कर देना है। अगर हमारा सेंटर सप्रेस हो गया तो कफ होगा ही नहीं। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है, सिंपली बोलूँ तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं बस। और जो तुम्हें बता दूं, जो एंटीट्यूसिव्स है ये हम छोटे होते से जो कफ सिरप ले रहे हैं, बेनाड्रिल वगैरह या कोई कॉफ सेल वगैरह, वो सारे ये एंटीट्यूसिव्स ही है। और तुम्हें पता होगा कफ सिरप लेने के बाद हमें बहुत नींद आती थी, क्यों, क्योंकि इनमें कुछ ओपियोइड्स होते थे और कुछ नॉन ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स वाले अगर हम ले रहे थे तो उसमें सेडेटिव एक्शन भी होता था, तो इसलिए हमें कफ सिरप के बाद बहुत नींद आती थी। तो तुम्हें इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि हमने छोटे होते से ये लिए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेयर द इंट्रोडक्शन। एंटीट्यूसिव्स आर द ड्रग डेट सप्रेस और रिलीव द कफ स्पेशली ड्राई कफ। क्लियर, the type of cough without sputum. Their main purpose is to soothe the throat, reduce irritation and give relief from persistent coughing. ये है इनका मेन एक्शन, इनका स्पूटम बाहर निकालना तो है ही नहीं, जो वहाँ पर इरिटेशन हो रही है कॉन्सिस्टेंटली, इनका काम है उस इरिटेशन को सूद करना, उस थ्रोट को रिलैक्स करवाना। ठीक है, दे आर कॉमनली कॉल्ड कफ सप्रेसेंट्स। पर्पस क्या, यूज टू कंट्रोल और रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ कफिंग व्हेन द कफ इज नॉन बेनिफिशियल। कि तुम्हें पता है वो म्यूकस वाला कफ नहीं है, बस पर्सन को इरिटेशन के कारण बार बार कफ आ रही है, तो तब हम एंटीट्यूसिव्स देंगे। एक चीज़ समझ रहे हो, नॉन बेनिफिशियल का क्या मतलब है, कि तुम, क्योंकि अगर तो पर्सन को स्पूटम वाला कफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा कफ है, पर्सन को लंग्स की इन्फेक्शन थी, एयरवे की इन्फेक्शन थी और स्पूटम निकल रहा है तो इन्फेक्शन बाहर निकल रही है, मतलब वो तो बेनिफिशियल है कि कफ आ रहा है तभी स्पूटम बाहर निकलेगा, तभी इन्फेक्शन बाहर निकलेगी। बट अगर केस कुछ ऐसा है कि कोई स्पूटम नहीं आ रहा है, बस पर्सन को इरिटेशन के कारण कफ आ रहा है, दैट इज अ नॉन बेनिफिशियल कफ, तो तभी हम एंटीट्यूसिव्स देंगे। ठीक है, अगर तुम गलती से स्पूटम वाले प्रोडक्टिव कफ वाले पेशेंट को एंटीट्यूसिव्स दोगे तो तुम पेशेंट का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि तुम उसका कफ सप्रेस कर रहे हो, उसकी इन्फेक्शन अब अंदर ही रह जाएगी। कहाँ उसने कफ के थ्रू बाहर निकलना था, कहाँ तुमने उसका कफ सप्रेस करवा दिया एंटीट्यूसिव्स देके। इसलिए मैं कह रही थी इन दोनों को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जो जब देना है तभी देना है। ठीक है, किसको अभी तुम्हें ये चीज़ क्लियर होगी आई होप कि तुमने प्रोडक्टिव में कौन सा देना और ड्राई कफ में कौन से देने हैं। फिर है डू नॉट यूज इन प्रोडक्टिव कफ एज सप्रेशन ऑफ म्यूकस क्लियरेंस कैन वर्सन द इन्फेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। क्लासिफिकेशन मैंने भी अभी बताया, एंटीट्यूसिव्स कुछ होते हैं ओपियोइड्स, कुछ होते हैं नॉन ओपियोइड्स, और जो में नींद दिलाते थे वो कौन से थे, ओपियोइड वाले। ओपियोइड्स में अब कौन कौन से आते हैं, कोडीन वाला, फॉल कोडीन, मॉर्फिन, इथाइल मॉर्फिन, कोडीन और मॉर्फिन दो तो याद रखो एटलीस्ट। फिर आते हैं नॉन ओपियोइड वाले, उसमें आते हैं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, कोफिडाइनोल एंड नॉस्कैपिन। ठीक है, ये तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे एज इट इज। क्लासिफिकेशन क्लियर है, ओपियोइड नॉन ओपियोइड्स। ठीक है, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि अभी ये वर्क कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब देखो, पर्सन को मैंने भी कहा ड्राई कफ, ये कब होता है, जब इरिटेशन हुई। तो कोई भी इरिटेंट आया, मतलब वो इरिटेंट क्या है, एक स्टिमुलस है ना, एक स्टिमुलस आया, उसने क्या किया, जो कफ रिफ्लेक्स था वो एक्टिवेट कर दिया। कफ रिफ्लेक्स वाया मेड्यूला ऑब्लंगेटा उस कफ रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर दिया और तब हमें कफ हुआ।
पर अगर हमने उसी वक्त पर्सन को एंटी ट्यूसिव दे दिया तो उसने दो तरीके से एक्शन परफॉर्म करना है। पहले तो सेंट्रली वो क्या करेगा, हमारे कफ सेंटर को इनहिबिट कर देगा, उसको ब्लॉक कर दिया कि वो कफ सेंटर वर्क ही ना करे। दूसरा इसने पेरिफेरली कैसे वर्क किया, हमारे थ्रोट पे जो रिसेप्टर है जो उस इरिटेंट को रिसीव कर रहे थे उसने उसको ही ब्लॉक कर दिया। अब इरिटेंट चाहे आया हुआ है पर उसको रिसीव करने का वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर रिसीव हो गया तो उसका जो आगे सिग्नल जाना था ब्रेन की तरफ तो वहां पर उसने उसको ब्लॉक किया हुआ है कफ सेंटर को, तो ना वहां से पता चला। तो ऐसे करके ये सेंट्रली भी वर्क कर रहा है, ये पेरिफेरली भी वर्क कर रहा है। एंटीट्यूसिव्स क्लियर हो गए। इससे इससे क्या हुआ, कफ रिफ्लेक्स डिक्रीज हो गया, पर्सन गॉट रिलीफ फ्रॉम ड्राई इरिटेटिंग कफ। क्लियर आ गया, एक स्टिमुलस आया, हमने एंटीट्यूसिव दे दिए, उसने सेंट्रली भी वर्क किया, पेरिफेरली भी वर्क किया। दिस वाज वेरी इजी। तो अब हम एक बार अच्छे से कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन को देख लेते हैं बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीट्यूसिव्स, ठीक है। कोडीन वो वाला है जो मैं नींद देता था क्योंकि ये ओपियोइड वाला है। देखो क्लास क्या है, ये ओपियोइड एंटीट्यूसिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम, इट एक्ट ऑन द कफ सेंटर in the medulla oblongata to suppress the cuff reflex, also has mild sedative and analgesic effect। यही मैकेनिज्म जिसका सेडेटिव इफेक्ट है, ये सिडेशन कॉज कर रहा है। इंडिकेशन वही सेम, इंडिकेशन तो वही है, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ या जो मैं रात को ज़्यादा खांसी नहीं आती होती थी उसके लिए, या रिलीफ फ्रॉम परसिस्टेंट कफ ड्यू टू थ्रोट इरिटेशन, ठीक है, सेम हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जब प्रोडक्टिव कफ है, वो तो भी मैंने तुम्हें अच्छे से बताया। अस्थमा और सीओपीडी के केस में भी नहीं देते क्योंकि इसमें एक कारण है, ठीक है। अगर हम ऐसे कोई किसी को कोई भी मुंह उठा के कोई भी ऐसे खांसी वाली उसको दवाई देंगे तो जो उसकी मेन अंदर प्रॉब्लम थी, जो इशू था, तुम उसको मास्क कर दोगे उसकी कफ सप्रेस करके, हमें पता नहीं चलेगा वो उसकी कंडीशन का क्या है, स्टेटस क्या है। तो इसलिए हम इन कंडीशन में अगर किसी को सस्पेक्टेड पता है कि अस्थमा या सीओपीडी हो सकता है, तुम उसका कफ सप्रेस कर रहे हो तो उससे उसकी कंडीशन वर्सन ही होगी, ठीक है। तुम नहीं देते अगर उसको कोई ऐसे की रेस्पिरेटरी इश्यूज है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो एंटीट्यूसिव्स हैं वो कई बार ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कॉज कर सकते हैं। सो अस्थमा एंड सीओपीडी में हम उनको नहीं देते, ठीक है, बिकॉज दे कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ऑलरेडी पर्सन को इन दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज हम नहीं देते। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है अगर किसी को, हम ऊपर से पहले जो कफ सेंटर है उसको डिप्रेस कर रहे हैं, अगर पर्सन को पहले से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का इशू है तो ये भी चीज़ वर्स हो जाएगी। हाइपर सेंसिटिविटी टू ओपियोइड्स, तो उन केसेस में अगर पर्सन को हमें पता है नॉन हाइपर सेंसिटिविटी है टू ओपियोइड्स, हम नहीं देंगे, हम अवॉइड करेंगे। एडवर्स इफेक्ट सीएनएस पे क्या, सीएनएस पे ये वर्क कर रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पर, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, सिडेशन कॉज कर सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इट कैन कॉज डिप्रेशन इन हाई डोसेस। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पे नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये तो सेम है। डोज याद करना पड़ेगा तुम्हें, 10 to 20 mg एवरी 4 to 6 आवर्ली, एंड चिल्ड्रन के केस में 5 to 10 mg एवरी 6 आवर्ली। फिर आता है नेक्स्ट वन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। ये भी क्या है, नॉन ओपियोइड। वो हमने पढ़ा ओपियोइड एंटीट्यूसिव, ये हम पढ़ रहे हैं नॉन ओपियोइड। ये भी कफ सेंटर पे ही वर्क करेगा, कफ सेंटर पे एक्ट करेगा सिमिलर टू कोडीन बट विदाउट एनाल्जेसिक और एडिक्टिव प्रॉपर्टी। जैसे वो एनाल्जेसिक एंड सिडेशन कॉज करता था ना, ये नहीं करेगा, ये बस कफ सेंटर को सप्रेस करेगा, बस इतना ही। इसने कोई सिडेशन नहीं कॉज करनी, कोई एनाल्जीसिया नहीं कॉज करना। इंडिकेशन सेम है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देख लो सेम है। एडवर्स इफेक्ट, डोज डिफरेंट है, डोज नहीं, डोज भी सेम है, 10 to 20 mg, 5 to 10 mg एवरी 6 to 8 आवर्ली, सेम। अब कर लेते हैं सबसे पहले एंटीट्यूसिव्स के हमने बारे में अच्छे से देख लिया, मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया एंटीट्यूसिव्स और एक्सपेक्टोरेंट्स में। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन, ये मेन चीज़ है, ये तो तुमने याद रखनी है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ईजी था, सेंट्रली एंड पेरिफेरली एंटीट्यूसिव्स वर्क कर रहे हैं। फिर हमने कोडीन के बारे में देखा, कुछ ऐसे है ही नहीं, कुछ मेन ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें थी ही नहीं, ठीक है। डिफरेंस तो वही था, ये एनाल्जेसिया एंड सेडेटिव वाला है, एंड ये सिर्फ सप्रेस ही करेगा, ये सिडेशन एंड एनाल्जेसिया नहीं कॉज करता। बाकी सब कुछ सेम है, तुम्हें ऐसे कोई ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं द नेक्स्ट वन विच आर म्यूकोलिटिक्स। अभी एक्सपेक्टोरेंट्स और ये एंटीट्यूसिव्स में तो तुम नहीं कंफ्यूज हुए। अब हम आगे देखते हैं म्यूकोलिटिक्स में। हमने एक्सपेक्टोरेंट्स में 2 क्लासेस पढ़ी थी ना, एक म्यूकोलिटिक्स और एक सिक्रीटरी वाले, तो वहाँ पर हमने एक बारी म्यूकोलिटिक्स देखा था, है ना। तो ये अब हम म्यूकोलिटिक्स को ही आगे कंटिन्यू करें हैं, हालांकि वो डिफरेंट टॉपिक्स था एक्सपेक्टोरेंट्स, यहाँ पर हम म्यूकोलिटिक्स एक ब्रांड न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ इसको बिल्कुल कन्फ्यूज मत करना। पर हमने वहाँ पर इतना देखा था कि म्यूकोलिटिक्स वो थे जो स्पूटम को ब्रेक कर रहे थे ताकि वो इजीली बाहर निकल जाए, उसकी इजीली एक्सपेक्टोरेशन हो जाए। तो तुम्हें आइडिया तो है ही, म्यूकोलिटिक्स क्या है, दोज ड्रग्स दैट ब्रेक डाउन और रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ थिक टेनेशियस म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
ये भी हम तब देंगे जब पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर म्यूकस उसके भरा हुआ है। ऐसे की कौन सी कंडीशंस होती है, तुम्हें पता है कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होती है। उसको ब्रोंकाइटिस है, उसको एम्पाइमा है, एम्फाइसीमा है, या उसको सीओपीडी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, निमोनिया है। तो दीज आर द कंडीशंस जिसमें म्यूकोलिटिक्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। दे हेल्प इन क्लियरिंग द म्यूकस फ्रॉम एयरवे, मेकिंग प्रोडक्टिव कफ मोर इफेक्टिव। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, म्यूकोलिटिक ड्रग हमने दिया, उसने क्या करना है, म्यूकस के अंदर डाइसल्फाइड एंड जो ग्लाइकोप्रोटीन बॉन्ड्स हैं, इसने उन बॉन्ड्स को तोड़ दिया। अगर वो बॉन्ड टूट गए तो म्यूकस की विस्कोसिटी खुद से कम हो गई एंड इट वुड बी इजियर टू कफ इट आउट एंड एयरवेज क्लियर हो गया एंड ब्रीदिंग इंप्रूव होगी। द मेन थिंग वॉज म्यूकोलिटिक्स ने करना क्या, डाइसल्फाइड या ग्लाइकोप्रोटीन बॉन्ड्स को तोड़ देना है। क्लियर है? दिस इज व्हाट म्यूकोलिटिक्स आर डूइंग। ऐसे ही थोड़ा म्यूकोलिटिक्स वो कैसे तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करके। ठीक है, अब इसमें म्यूकोलिटिक्स में 4 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, एक होते हैं क्लासिक वन, जो क्या करते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है, तुम भी एज इट इज लिखना, ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन द म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन, ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं क्लासिक वाले। सेक्रीटोमोटर क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ग्लैंड्स, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थिन वाटरी म्यूकस, इंप्रूव म्यूकस क्लियरेंस। ये ऐसे वर्क कर रहे हैं। सेक्रीटोमोटर क्या कर रहे हैं, जैसे हमने वहां पर पढ़े थे, सेम यहाँ पर म्यूकोलिटिक्स कर रहे हैं। ये सेक्रीटोमोटर क्या है, रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि तुम थिन वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करो ताकि म्यूकस पतला हो जाए, पतला हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। एंजाइमेटिक, ये क्या कर रहे हैं, यूज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द म्यूकस प्रोटीन्स। एंड कंबाइंड, मतलब ये तीनों वाला मैकेनिज्म, ये कंबाइंड में तीनों के एक्शन आ जाएंगे, क्लासिक, सेक्रीटोमोटर, एंजाइमेटिक एंड कंबाइंड। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ म्यूकोलिटिक्स। नाम से ही कह रहे हैं, क्लासिक डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, सेक्रीटोमोटर क्या कर रहा था, उसमें और सेक्रेशंस डाल रहा है, उसके बाद एंजाइमेटिक एंजाइम्स यूज कर रहे हैं म्यूकस तोड़ने के लिए, और कंबाइंड में चारों के चारों है। अब हम कोई भी जो 3 ड्रग्स हैं म्यूकोलिटिक्स में, अब हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, 3 म्यूकोलिटिक्स जो इंपॉर्टेंट वन है, अब हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिटाइलसिस्टीन को, फिर एम्ब्रोक्सोल एंड लास्ट में ब्रोमहेक्सिन। दीज 3 आर द इम्पॉर्टेंट म्यूकोलिटिक्स ड्रग्स, याद रखना। ठीक है, एसिटाइलसिस्टीन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो एसिटाइलसिस्टीन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कौन सा है, ये देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्योंकि तोड़ रहा है, तो ये कौन सी क्लास में आया है, ये क्लासिक में आ रहा है, ये क्लासिक में आ रहा है, ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये एक क्लासिक म्यूकोलिटिक है, जिसके कारण क्या होगा, फिर विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, स्टिकनेस रिड्यूस हो जाएगी एंड वो कफ इजिली थ्रू कफ ये निकल जाएगा। उसके बाद इंडिकेशन सेम, अगर किसी को थिक टेनेशियस म्यूकस है, लाइक सीओपीडी के केस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में, तुम्हें पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें बहुत थिक म्यूकस की लेयर होती है जो एयरवे पे लगी होती है, तो म्यूकोलिटिक्स हम देखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में, या ब्रोंकाइटिस है, या कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। एक और चीज़, ये चीज़ तुम याद रख सकते हो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलसिस्टीन एक एंटीडोट भी है, इसका एसिटामिनोफेन का, पैरासीटामोल का। अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाए तो हम एसिटाइलसिस्टीन देते हैं एज एन एंटीडोट। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम। एक और चीज़ बता दूं, हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह जो हमने पढ़े थे, प्रेगनेंसी, ग्लूकोमा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस वगैरह, वो तो है ही। ये भी मतलब ये जो ड्रग्स है ना, रेस्पिरेटरी ड्रग्स, ये पेप्टिक अल्सर्स भी कॉज करते हैं। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर्स कॉज करते हैं किसी, इफ द पर्सन इज सस्पेक्टेड मोर प्रोन टू पेप्टिक अल्सर, तो उन्हें अवॉइड भी करते हैं। एक ये भी चीज़, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन में पेप्टिक अल्सर वाला पॉइंट भी ऐड करो। एडवर्स इफेक्ट सेम, डोजेज नेबुलाइजेशन अगर हम दे रहे हैं म्यूकोलिटिक्स की, तो कितनी देंगे, 3 to 5 ml ऑफ 10 to 20% सोल्यूशन 2 to 3 टाइम्स अ डे, या ओरली 600 to 1200 mg पर डे इन डिवाइडेड डोसेज। डिवाइडेड मतलब कि दिन में ऐसे इकट्ठी नहीं देनी, दिन में जैसे 2 बार दे दी, 3 बार दे दी, ऐसे करके। फिर आता है एसिटाइलसिस्टीन, क्लियर। उसके बाद आता है एम्ब्रोक्सोल। ड्रग नेम क्या है इसका, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट सीरस ग्लैंड्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो जिसके कारण तुम्हें पता है सिक्रीशंस वगैरह होंगी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अब ये कौन सी क्लास में आ रहा है, ये आ रहा है सेक्रीटोमोटर में। एसिटाइलसिस्टीन आ रहा था क्लासिक में, ये क्योंकि सीरस ग्लैंड वाले को स्टिमुलेट कर रहा है सिक्रीशंस बनाने के लिए, तो ये किस में आ रहा है, सेक्रीटोमोटर में। सेक्रीटोमोटर म्यूकोलिटिक ड्रग में आ रहा है। इंडिकेशन सेम, प्रोडक्टिव कफ विद थिक म्यूकस, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम, एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह। डोज 30 mg 3 टाइम्स पर डे, चिल्ड्रन के केस में 15 mg 3 टाइम्स पर डे।
फिर आता है थर्ड ब्रोमहेक्सिन, फुल नेम है इसका ब्रोमहेक्सिन क्लोराइड, ब्रेक्स डाउन द म्यूकस स्ट्रक्चर। सिर्फ मैंने लिखा ब्रेक्स डाउन द म्यूकस स्ट्रक्चर, मतलब ये पता कौन सी में, ये मिक्स्ड वाले में है। म्यूकस स्ट्रक्चर ये उन तीनों में से कोई भी लाइक मेथड यूज करके एक्शन से ये उस म्यूकस को ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। ब्रोमहेक्सिन मिक्स्ड वाली क्लास में आता है। इंडिकेशंस भी सेम, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी। डोज कितना है, अडल्ट्स में 18 to 16 mg 3 times per day एंड चिल्ड्रन में 4 to 8 mg 3 times per day। मेन चीज़ तुमने जो यहाँ पर याद रखनी है वो है 3 ड्रग्स। बाकी उनकी चीज़ें आगे तुम टेबल में, मैं कहूँगी कि जब तुम किसी एक स्पेसिफिक ड्रग को एक्सप्लेन करते हो तुम उसमें पैराग्राफ मत लिखो या पॉइंट्स मत लिखो, इससे अच्छा तुम टेबल बना कर आओ। सबसे पहले तुम ऐसे पूरे फुल फ्लैश्ड लाइक 4 to 5 लाइन्स में अच्छे से जो ड्रग एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे म्यूकोलिटिक्स को, तो म्यूकोलिटिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाओ, उसकी टाइप्स बताओ, उसकी क्लासिफिकेशन बताओ, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लो चार्ट में बता दो। उसके बाद कोई भी मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर कम मार्क्स में तो एक ड्रग, अगर 3 को मार्क्स में तो 2 ड्रग्स को एक्सप्लेन कर दो, जैसे ज़्यादा मार्क्स में तो 3 ड्रग्स को एक्सप्लेन कर दो। जैसे यहाँ पर मैंने एसिटाइलसिस्टीन, ब्रोमहेक्सिन एंड एब्रोक्सोल को एक्सप्लेन किया है, टेबुलर फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन कर दो। यही वाले पॉइंट्स मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मैकेनिज्म है, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट एंड डोज, ऐसे आंसर को अटेम्प्ट करना। ये स्पेसिफिकली फॉर दिस यूनिट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाली में। अब हम आगे करते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स। तुम अब कहोगे ये इनका, इन ड्रग्स का क्या यूज़ है, हम चाहेंगे कि हमारा जो जो सारा एयरवे है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, हमें सांस ना आए। तो ऐसा ये वाले सिर्फ ये जो क्लास ऑफ ड्रग है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई टेस्ट करना है, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करना है पर्सन में। कौन से टेस्ट, जब हम पता लगाना चाहते हैं पर्सन को अस्थमा तो नहीं है, तो तब हम पता क्या करते हैं, ये वाले टेस्ट परफॉर्म करते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर देके। एक बड़ी ओवरव्यू सुन लो, ठीक है। होता क्या है, इन टेस्ट को हम कहते हैं ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट। प्रोवोकेशन का वर्ड का मतलब समझते हो, प्रोवोक करना, ठीक है। ये हम ना ये वाला ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स हम पर्सन को दे देते हैं, खिला देते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं अब उसका जो एयरवे है वो कितना रिएक्टिव है, कितना हाइपर रिएक्टिव है। अगर मेडिसिन देने के बाद वो एक्सट्रीमली हाइपर रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, पर्सन पॉजिटिव है, पर्सन को अस्थमा है, ठीक है। क्योंकि वो ये भी तो एक इरिटेंट ही था, तो इरिटेंट से उसने इतना ज़्यादा वो प्रोवोक हो गया, इतने ज़्यादा स्पाज़म आने स्टार्ट हो गए, मतलब पर्सन इज़ वेरी प्रोन टू अस्थमा। तो ऐसे हम टेस्ट करते हैं, इसको प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं। हम एयरवे को प्रोवोक करते हैं इन मेडिकेशन को देख के, और चेक करते हैं द ससेप्टेबिलिटी कि पर्सन को अस्थमा हो है या नहीं है। समझ आ गई। तो bronchoconstrictors are the drugs or substances that cause narrowing of the bronchial airway by contracting the smooth muscles of bronchi and bronchiole. Clear? This result in the increased airway resistance, making it harder for air to move in and out of the lungs. ठीक है। Bronchoconstriction is opposite of bronchodilation, ये तो ठीक है। However, some bronchoconstrictor agents are used experimentally और diagnostically, वो हम आगे देखते हैं। तो इनका पर्पस क्या है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए, टू टेस्ट एयरवे रिस्पॉन्सिवनेस इन पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ अस्थमा। क्लियर है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स हम अस्थमा की ससेप्टेबिलिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं। इनको हम कहते हैं ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट। फार्माकोलॉजिकल स्टडी देखने के लिए कि ये अब जो हम ड्रग्स यूज करेंगे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के लिए कितने एफिशिएंट है, कितनी जल्दी इन्होंने स्पाज्म इंड्यूस कर दिया, और इंड्यूस करने के बाद में हम ब्रोंकोडाइलेटर्स देख के देख लेंगे कि ब्रोंकोडाइलेटर कितनी एफिशिएंटली, कितनी जल्दी एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स की एफिशिएंसी का भी पता चल जाएगा, और बाद में उसको ठीक करने के लिए जो ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे उनकी एफिशिएंसी का भी पता चल जाएगा कि ये कितनी जल्दी एक्ट कर रहे हैं। फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भी मतलब हम इसको यूज करते हैं। नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये तो ब्रोंकोस्पाज्म इंड्यूस कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, वहाँ पर भी हमने रिसेप्टर्स को ही देखा था कि एक रिसेप्टर्स को वो स्टिमुलेट कर रहा था जिसके कारण स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो रही थी। यहाँ पर भी रिसेप्टर ही है, बीटा टू एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, उनको ये ब्लॉक करेगा। अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो उससे क्या होगा, एयरवे रिलैक्सेशन नहीं होगी। वहाँ पर वो इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा था, जब हमने ब्रोंकोडाइलेटर्स पढ़े थे तब ये बीटा टू एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा था जिसके कारण मसल रिलैक्सेशन हो रही थी। अब ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक हो रहे हैं यहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स के केस में, जिसके कारण रिलैक्सेशन नहीं हो रही, कंस्ट्रिक्शन हो रही है। क्लासिफिकेशन, अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स की देयर आर 5 क्लासिफिकेशन। एक होते हैं कॉलिनर्जिक एगनिस्ट जैसे एसिटाइलकोलिन, मेटाकोलिन। एक होते हैं हिस्टामिन रिलीजर जैसे एलर्जन वगैरह, तुम्हें पता ही है एलर्जन जब आते हैं हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तब स्पाज्म नहीं होता, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती, ऐसे याद करो, ठीक है। ये कोई ड्रग्स नहीं है, ये हम एक डिफरेंट
कंपोनेंट्स जैसे कि पढ़ रहे हैं जो कंस्ट्रिक्शन इंड्यूस करा सकते हैं। एलर्जन एक ड्रग थोड़ा है, अब एलर्जन भी एक ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये हिस्टामिन रिलीजर है। हिस्टामिन एक एक केमिकल है जो रिलीज होगा, जो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। और वहाँ पर देखो एसिटाइल कोलिन, तुम्हें पता है एसिटाइल कोलिन भी एक एंजाइम है, राइट। एक एंजाइम कह दो, एक केमिकल मैसेंजर है जो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो एसिटाइल कोलिन हो गया, एलर्जेंस हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, इन्वायरमेंटल इरिटेंट जैसे स्मोक, डस्ट, कोल्ड एयर होगी, ये भी क्या है, कंस्ट्रिक्टर है, इरिटेंट्स है। एक ये वाले ड्रग्स, ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, ये जैसे प्रोप्रेनोलोल, नेडोलोल, अटीनोलोल। ये देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, ड्रग इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स। ये ऐसे के ड्रग्स है जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। बट ये पॉइंट नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज आर द ड्रग्स विच आर नॉट ट्रूली ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स बट कॉज कंस्ट्रिक्शन एज देयर साइड इफेक्ट। जैसे तुम्हें पता है प्रोप्रेनोलोल, अटीनोलोल, ये क्या है, ये हमने कार्डियो में नहीं पढ़े, ये दीज आर एंटी हाइपरटेंसिव। ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर थोड़ा ना है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो ये अपने साइड इफेक्ट में कॉज कर रहे हैं, ये है नहीं ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स, ये तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है इन रियलिटी। तो ये इनका साइड इफेक्ट है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ, दीज जो भी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये ड्रग्स नहीं है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स नहीं है, ये बस हम एक डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स पढ़ रहे हैं जो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेंगे। क्लियर। ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर्स कवर कर रहे थे, एक हम पढ़ेंगे हिस्टामिन एंड दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोप्रेनोलोल। सबसे पहले हिस्टामिन, पूरा इसका नेम है हिस्टामिन फॉस्फेट। अब ये क्या करेगा, हिस्टामिन क्या करता है, अपने रिसेप्टर्स दैट आर H1 रिसेप्टर्स, इनको हम कहते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट है, उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड किया, उनको स्टिमुलस मिल गया, तो वहाँ पर हो जाएगी कंस्ट्रिक्शन। एक तो कंस्ट्रिक्शन होगी, दूसरी वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज। जब वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, जैसे ल्यूकोट्राइन्स, मास्ट सेल्स, वो भी वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो फर्दर और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या स्पाज्म कॉज करेंगे। एंड म्यूकस सिक्रीशन करवाना इंक्रीज करवाना स्टार्ट कर देगा। 3 काम किए, अगर H1 रिसेप्टर्स पर वो बाइंड किया, पहला खुद से ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, दूसरा वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज की, तीसरा म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज कर दिए। यूज़ क्या है, वही हमने देखा था ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्टिंग ऑल्टरनेटिव टू मेथाकोलिन। एक मेथाकोलिन टेस्ट होता है जिसमें हम इसी को यूज़ करते हैं, मेथाकोलिन को ही है, ये भी एक ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट। मेथाकोलिन टेस्ट भी एक ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट है, बट हम हिस्टामिन को भी मेथाकोलिन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं फॉर ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट। एंड यूज इन एलर्जी टेस्टिंग एंड रिसर्च ऑन एयरवे एक्टिविटी। क्लियर। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी को पहले से ही अस्थमा है तो हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे नहीं, अगर किसी को COPD है नहीं करवाएंगे, कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हम नहीं कराएंगे। सर्टेन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हमने अभी तक देख लिया, जितने भी रेस्पिरेटरी ड्रग्स हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के केस में नहीं देते। पैप्टिक अल्सर भी सेम, फाइन। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकते हैं, डिजनिया, फ्लशिंग, हेडेक, हाइपोटेंशन, डिजीनेस हो सकता है। डोज क्या आएगा, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग डोज फ्रॉम 0.1 to 10 mg per ml बाय नेबुलाइजर अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। ठीक है, ये फॉर टेस्ट के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट, हमने धीरे धीरे से इतने से लेके यहाँ तक हमने इसका अमाउंट इंक्रीज करना है। सेकेंड है प्रोप्रेनोलोल, ये तो तुम्हें पता है, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों पे वर्क करेगा। ठीक है, अगर ये बीटा 1 रिसेप्टर्स पे अगर ये वर्क कर रहा है तो ये हार्ट वाले परफॉर्म कर रहा है, बट अगर ये बीटा 2 रिसेप्टर्स है तो दोज आर एसोसिएटेड विद द एयरवेज ब्रोंकाई। क्लियर है, तो नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ये ब्लॉकर है। ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा बोथ बीटा 1, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव है, ये बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर देता है। तो बीटा 1 विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट उनको ब्लॉक करेगा, एंड बीटा 2 विच आर प्रेजेंट इन द ब्रोंकाई उनको भी ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, रिड्यूस द हार्ट रेट एंड BP एंड ऑल्सो कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अगर ये हार्ट पे एक्ट कर रहा है तो BP को और हार्ट रेट को कम कर देगा, एंड अगर ये बीटा 2 पे एक्ट कर रहा है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा। यूजेस क्या है, वही हाइपरटेंशन, एंजाइना, क्योंकि देखो ना ये हार्ट रेट एंड BP को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन हम दे सकते हैं, एंजाइना, अरिदमिया तो दे सकते हैं, माइग्रेन के केस में भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है एडवर्स रेस्पिरेटरी इफेक्ट, क्या आ सकते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, वीजिंग, डिस्निया, सेम कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर आल्सो सेम। डोज देख लो, ओरली 40 to 160 mg per day in divided doses for cardiovascular uses। क्लियर हो गया, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा था और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड म्यूकस सिक्रीशन कॉज कर रहा था।
प्रोप्रेनोलोर क्योंकि एक एंटी हाइपरटेंसिव है, तो ये नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, ये बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों पे वर्क करेगा। बीटा 1 इज एसोसिएटेड विद हार्ट एंड बीटा 2 इज एसोसिएटेड विद द ब्रोंकाई। तो हार्ट रेट एंड जो हमारा बीपीएस को रिड्यूस कर देता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, ईजी। फिर हम पढ़ते हैं एंटी हिस्टामीन्स। तो एंटी हिस्टामीन्स क्या होते हैं तुम्हें पता है? हिस्टामीन जब रिलीज होता है तो वो क्या कॉज कर रहा था, पीछे हमने देख लिया, जब हिस्टामीन रिलीज हो रहा था वो H1 रिसेप्टर्स पे लग रहा था और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करता था। तो अब हम चाहते हैं कि वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ना हो, तो उन केसेस में हम एंटी हिस्टामिन्स देते हैं कि अगर, क्योंकि हिस्टामिन तब रिलीज होता है बॉडी में जब कोई एलर्जन या इरिटेंट आता है। तो अगर कोई बार बार एलर्जिक कंडीशन से एक्सपोज हुआ है और उसमें ब्रोंकोस्पाजम्स हो रहे हैं तो हम एंटी हिस्टामिन दे देंगे ताकि फर्दर हिस्टामिन ना रिलीज हो और फर्दर कंस्ट्रिक्शन ना हो और पर्सन ईजिली ब्रीथ कर सके। सो दिस इज़ द पर्पस हम एंटी हिस्टामिन्स क्यों देते हैं, कि हिस्टामिन ना एक्ट करे। अगर हिस्टामिन नहीं एक्ट करेगा तो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पर्सन सांस ले पाएगा। Antihistamines are the drugs that block the effect of histamine, a chemical released from the mast cell. Histamine release कहाँ से होता है? Mast cells होते हैं हमारे अंदर, वहाँ से during allergic reaction. Histamine mainly acts on H1 and H2 receptors in the body. Antihistamines prevent or reduce the symptoms like वही sneezing, itching, runny nose, watery eyes and allergic skin rashes. ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो ये एलर्जिक सिम्टम्स रिलीव हो जाए, अगर पर्सन को स्नीजिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, रनी नोज, वाटरी आइज, एलर्जिक स्किन रैशेस, जो भी एलर्जिक सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन्स देते हैं। क्लियर है? अब इसके दो रिसेप्टर्स हैं हिस्टामिन के, H1 रिसेप्टर एंड H2 रिसेप्टर। यूजेस एलर्जिक राइनाइटिस, यूर्टिकेरिया। पता है यूर्टिकेरिया का क्या मतलब होता है? जब स्किन पे वो थोड़े जो उभरे हुए से रैशेस हो जाते हैं रेड कलर के, उनको कहते हैं। एनाफाइलैक्सिस के केस में, कॉमन कोल्ड के केस में, मोशन सिकनेस एंड वर्टिगो में भी, इंसोम्निया में भी, पेप्टिक अल्सर्स एंड GERD के केस में। वन मोर थिंग, मोशन सिकनेस के केस में तुम क्यों कहो कि एंटी हिस्टामिन्स हम क्यों दे रहे हैं? द रीज़न बीइंग क्योंकि जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं वो जो हमारा सेंटर होता है, वॉमिटिंग सेंटर इन द मेड्यूला विच कंट्रोल्स द नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो ये उस पर भी एक्ट करते हैं और उस सेंटर को सप्रेस कर देते हैं। तो मोशन सिकनेस के केस में भी हम एंटी हिस्टामिन्स को दे सकते हैं। सिमिलरली वर्टिगो के केस में एंड इंसोम्निया के केस में भी। एंड इसकी अब टाइप्स है। एक होते हैं फर्स्ट जनरेशन जो कि H1 ब्लॉकर्स होते हैं, बट कौन से? सिडेटिंग H1 ब्लॉकर्स, ठीक है, सिडेट करने वाले। सेकंड जनरेशन जो है नॉन सिडेटिंग H1 ब्लॉकर्स, एंड एक होते लास्ट विच आर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो पहले दो H1 ब्लॉकर है, लास्ट वाला H2 ब्लॉकर है। इन दोनों में फ़र्क है, ये सिडेटिंग वाला है, ये नॉन सिडेटिंग वाला है। तो सबसे पहले फीचर्स, इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, cause sedation and drowsiness, also have anticholinergic effect जैसे ड्राई माउथ, ब्लड विजन। चलो ये छोड़ो, अगर ये सिडेटिंग है, सेडेशन कॉज कर रहा है, मतलब ये ब्रेन में तो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे तो जाएगा, तो वहाँ पर जाके ये ड्राउजीनेस वगैरह भी कॉज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं डाइफेनाइड्रामीन, क्लोरफेनेरामीन, प्रोमेथाजीन, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। फिर आते हैं नॉन सिडेटिंग, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, इसलिए ये सिडेशन भी कॉज नहीं करते। ये एलर्जिक मतलब एलर्जन के केस में तो दोनों दे ही रहे हैं। इसमें आते हैं सिट्राजीन, लोरेटिडीन, दो याद रख लो, सिट्रीजीन एंड लोरेटिडीन। फिर आता है ये वाला H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो कि गैस्ट्रिक एसिड, ये हमारा है ही नहीं इसमें, ये है ही गैस्ट्रिक। H2 ब्लॉकर्स आर एसोसिएटेड विद द H2 रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद द GI, तो वहाँ पर जाके ये क्या करेंगे? एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करवाएंगे, जैसे रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमिटिडीन, निसेटिडीन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लो। एलर्जन एक्सपोजर, मास्ट सेल रिलीज द हिस्टामिन, हिस्टामिन बाइंड्स टू द H1 रिसेप्टर, और फिर क्या होता है? एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। हमने एंटी हिस्टामिन्स दे दिए, वो क्या करेंगे? वेजोडाइलेशन, कैपिलरी परमेबिलिटी को भी डिक्रीज कर देंगे, इचिंग रिड्यूस कर देंगे, स्नीजिंग रिड्यूस कर देंगे एंड रिलीव फ्रॉम द एलर्जी सिम्टम्स हो जाएगा।